हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का पहला लेक्चर लेने जा रहे हैं। आज से क्लास 11th का स्टार्ट होने वाला है। क्लास 11th का पहला जो यूनिट है हमारी वो है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इसमें दो चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 है फिजिकल वर्ल्ड एंड चैप्टर 2 है मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड में तो जस्ट बताया गया है कि व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट आर द स्कोप्स एंड एक्साइटमेंट्स ऑफ फिजिक्स, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस। एक ऐसे टाइप का है फिजिक्स के ऊपर जिसे आप सेल्फ रीड कर लें। मेनली जो आपका स्टार्ट होता है सिलेबस वो होता है चैप्टर 2 से, मेजरमेंट से, ठीक है ना। तो फिजिक्स में हम चैप्टर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, मेजरमेंट। और यहाँ हालांकि चूंकि फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड थोड़ी बातें आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। 11th की फिजिक्स एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। 10th तक तो आप लोगों ने फिजिक्स का एक ट्रेलर देखा था, लेकिन फिल्म जो है फिजिक्स की वो स्टार्ट होती है एक्चुअली क्लास 11th से। और जब फिल्म स्टार्ट हो रही है तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन भी किया जाएगा कि भाई आपका पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिमाग में उठता है वो यही उठता है कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स है क्या। तो हालांकि समय समय पे कई अलग अलग डेफिनेशंस आई फिजिक्स की, लेकिन जो सबसे सुटेबल डेफिनेशन जो है फिजिक्स की वो ये है कि एक्चुअली जब मनुष्य ने अपना होश संभाला और अपने आसपास के नेचर में जो बहुत सी चीजें उसने होती हुई देखी, तो वो उसके दिमाग में क्वेश्चन उठता था क्यों, ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। सन रोज राइज हो रहा है, ईस्ट से सेट हो रहा है वेस्ट में, क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं, थंडर स्टॉर्म्स आ रहे हैं, ठीक है ना, अर्थक्वेक्स होते हैं कभी। तो हर चीज को लेके उसके दिमाग में क्वेश्चन उठता था, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। अब उस समय सबसे ज्यादा ज्ञानी ध्यानी माना जाता है ऋषि मुनियों को। तो भाई आदमी उनके पास पहुंच गया अपने लेके कि साहब ये क्यों हो रहा है ऐसा। तो कई बार उन लोग का सब एक ही जवाब होता था, रटा रटा है क्या, प्रभु की इच्छा। अब जिन लोगों ने मान ली प्रभु की इच्छा तो वो तो प्रभु की इच्छा मान के बैठ गए, लेकिन कुछ ऐसे तो जिद्दी जिन्होंने कहा भाई ऐसे कैसे, प्रभु की इच्छा, कोई तो वजह होगी इसके पीछे, कोई तो कारण होगा इसके पीछे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इस क्यों नहीं एक्चुअली जन्म दिया फिजिक्स को, ये क्यों नहीं होता तो शायद फिजिक्स नहीं होती, ठीक है ना। तो अपने आसपास नेचर में और नेचुरल फिनोमिनन को देख के जो मन में क्वेश्चंस उठते थे ऐसा क्यों होता है, और उनकी जब जानकारी हमने इकट्ठी करनी शुरू करी तो साइंस की एक ऐसी ब्रांच डेवलप हुई जिसमें हम नेचर और नेचुरल फिनोमिनन के बारे में जो जानकारी है उसको एकत्रित करते गए। तो कुल मिला के अगर हम सरल शब्दों में फिजिक्स को डिफाइन करें तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of nature and natural phenomena। समझ में आ गई नहीं। फिजिक्स वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, नेचर और नेचुरल फिनोमिनन के बारे में, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, फिजिक्स की शुरुआत हो रही है यहां से। तो पहली डेफिनेशन फिजिक्स की क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज फिजिक्स। तो व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of nature and natural phenomena। क्लियर है कि नहीं। नाउ इन फिजिक्स we study about physical quantities। तो क्वेश्चन ये उठता है कि what are physical quantities। तो physical quantities वो quantities होती हैं जिनको मेजर किया जा सकता है। The quantities which can be measured are called physical quantities, ठीक है ना। और ये physical quantities भी actually दो टाइप की होती हैं, fundamental quantities and derived quantities। So what is the basic difference between fundamental and derived quantities? So fundamental quantities are those quantities which are independent, which cannot be derived from other quantities। और ऐसी क्वांटिटीज नेचर में केवल 7 है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं इनके बारे में अपन अब जिक्र करेंगे। ये वो क्वांटिटीज होती है जो अपने आप में इंडिपेंडेंट होती हैं, जो किसी भी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं, डिराइव नहीं की जा सकती किसी से। और फिजिक्स की कई ब्रांचेस हैं वैसे तो, लेकिन जो ओल्डेस्ट ब्रांच है फिजिक्स की वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में सिर्फ 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज हुआ करती थी, और वो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती थी कौन कौन सी। एक होती थी लेंथ, दूसरी मास और तीसरी टाइम, ठीक है ना। जैसे हमारे हिंदू धर्म में देवी देवता तो बहुत सारे हैं, लेकिन मूल देवता फंडामेंटल गॉड्स 3 ही माने जाते हैं। बाकी तो पता चलता है भाई ये इनसे उत्पन्न हुए, ये इनसे उत्पन्न हुए, लेकिन 3 जो फंडामेंटल गॉड्स हैं, मूल देवता हमारे, वो कौन कौन से हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इनके बारे में नहीं पता कि ये कहां से आए, ठीक है ना, मतलब ये फंडामेंटल गॉड्स हैं, बाकी डिराइव्ड है, ठीक है ना। तो इसी तरह से फंडामेंटल क्वांटिटीज जो मैकेनिक्स में थी वो 3 थी, कौन सी, लेंथ, मास और टाइम, ठीक है ना। बाकी अदर क्वांटिटीज को हम कहते हैं क्या, डिराइव्ड क्वांटिटीज।
ये बात हो गई किसकी? फिजिक्स की सबसे ओल्ड ब्रांच मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स में ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती थी, लेंथ, मास एंड टाइम। लेकिन धीरे धीरे फिर फिजिक्स एडवांस होती गई, नई नई ब्रांचेस फिजिक्स में जुड़ती गई, ठीक है ना। इसके बाद जो ब्रांच आई हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, तो इसमें एक फंडामेंटल क्वांटिटी और बढ़ गई लेंथ, मास, टाइम के अलावा, और वो थी टेम्परेचर, ठीक है ना। तो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। देन इसके बाद और फिजिक्स एडवांस होती गई, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये ब्रांचेस आई। तो इनमें एक और फंडामेंटल क्वांटिटी बढ़ गई, और वो फंडामेंटल क्वांटिटी थी इलेक्ट्रिक करंट। तो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट, ये 5 हो गई। फिजिक्स में एक और ब्रांच है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द लाइट एनर्जी एंड इट्स रिलेटेड फिनोमेना। तो लाइट के लिए जो फंडामेंटल क्वांटिटी यूज की गई वो थी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एंड इसके अलावा एक और क्वांटिटी है, दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सो इन ऑल देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज याद रखिएगा, कौन कौन सी हैं? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जिनमें से ये 3 जो है लेंथ, मास, टाइम, ये मैकेनिक्स की फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इन ऑल देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, और इनके अलावा बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं उन्हीं से डिराइव हो जाती हैं, सो दे आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो इस तरह से फिजिक्स के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज किनको कहते हैं? द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड the quantities which are measured can be called physical quantities, and they are of 2 types, fundamental quantities and derived quantities. Fundamental quantities are those quantities which are independent, cannot be derived from other quantities. उनके एग्जाम्पल ये हो गए, टोटल 7 है नंबर में। नंबर ये नाम याद रखना सारे, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके अलावा बाकी जितनी भी क्वांटिटीज है उनसे डिराइव हो जाती हैं, दे आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब हम पर्टिकुलरली अपने चैप्टर मेजरमेंट पे आ रहे हैं। तो व्हाट इज मेजरमेंट? सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है, भाई जो भी चीज पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले उसके बारे में ये पता होना चाहिए कि वो है क्या। वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर मेजरमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिमाग में अराइज होगा वो ये होगा, व्हाट इज मेजरमेंट और कैसे किया जाएगा? तो इन फिजिक्स मेजरमेंट इज अ कंपैरिजन प्रोसेस। फिजिक्स में मेजरमेंट जो है वो क्या है? एक कंपैरिजन प्रोसेस है। तो मेजरमेंट करते किसका है? फिजिकल क्वांटिटी का। और कंपैरिजन प्रोसेस है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे। भाई कंपेयर कभी कोई एक चीज को कर सकते हैं क्या? कंपेरिजन के 2 चीज चाहिए नहीं? तो कंपैरिजन के 2 चीजें चाहिए। एक तो वो हो गई हमारी फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर कर रहे हैं, लेकिन कंपैरिजन किससे करें? तो उसका कंपैरिजन करना होगा किससे? उसकी यूनिट से। तो अगर मेजरमेंट को हम डिफाइन करते हैं तो डेफिनेशन मेजरमेंट की क्या होगी? ठीक है ना। जो नोट करना चाहे नोट भी कर लीजिए, साथ साथ देखिए, सुनते भी चलिए और एक नोट्स भी आपके साथ साथ बनाते चलिए, ठीक है ना। और जो तुरंत साथ साथ नहीं लिख पाते, लिखने की स्पीड कम है, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। कॉपी पेन लेके बैठिए, पिक्चर नहीं चल रही, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, साथ साथ नोट भी करते चलिए, ठीक है ना। तो अगर हम डेफिनेशन दें मेजरमेंट की, चैप्टर हमारा मेजरमेंट है, तो व्हाट इज मेजरमेंट? टू द कंपैरिजन। कंपैरिजन किसका? फिजिकल क्वांटिटी का। टू द कंपैरिजन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स यूनिट। किससे कंपैरिजन करेंगे फिजिकल क्वांटिटी का? उसकी यूनिट से। The comparison of physical quantity with its unit is called its measurement. क्या कहते हैं उसका? measurement. measurement समझ में आ गया क्या है? comparison है। comparison of a physical quantity with its unit is called its measurement. अब आसमान से गिरे खजूर पटक गए, मेजरमेंट समझाने गए थे और यूनिट पटक गए आके कि भाई आपने कहा कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स यूनिट। अब यूनिट क्या है भाई? व्हाट इज यूनिट? तो अब बात करते हैं यूनिट की। क्या है यूनिट? कैसे डिफाइन करेंगे? तो एक्चुअली मैं थोड़ा सा इतिहास पे भी जाऊं इसके। होता यह था कि भाई किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट बेसिकली जो है यूनिट्स जो हमारी डिफाइन तो बाद में हुई, लेकिन बहुत पहले जब आदमी पढ़ा लिखा भी नहीं था तब से वो मेजरमेंट तो करता आ रहा है। अच्छा, मेजरमेंट के बारे में भी आपको बता दूं, मेजरमेंट पहले भी होता था, आज भी हो रहा है। पहले मेजरमेंट का कोई एक तरीका बेसिक नहीं था, कोई यूनिट्स नहीं थी, और शुरू में वो जो मेजरमेंट होता था वो अपने सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से होता था। तो विद द हेल्प ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स हम जो मेजरमेंट करते हैं
वो मेजरमेंट क्वालिटेटिव मेजरमेंट होता है, क्वांटिटेटिव नहीं। अब आप कहोगे ये लटका दिया आपने, अब क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव क्या होता है? क्वालिटेटिव मतलब आप क्वालिटी बता सकते हैं लेकिन क्वांटिटी एग्जैक्ट नहीं बता सकते, ठीक है ना। इस बात को मैं एक्सप्लेन करता हूं विद एग्जांपल, ऐसे नहीं बातें समझ में आएंगी कब, जब एग्जांपल देंगे। तो एग्जांपल से देखिए, जैसे समझते हैं हम कि हमारे सामने दो रॉड रखी हुई हैं और हम आंखों से, सेंस ऑर्गन हमारे आंख, और आंखों से देख के हम ये बता सकते हैं कि विच वन इज लॉन्गर एंड विच वन इज शॉर्टर। बता सकते हैं कि नहीं? क्वालिटी बता सकते हैं, विच वन इज लॉन्गर विच वन इज शॉर्टर। लेकिन सिर्फ आंखों से देख के एग्जैक्टली मेजरमेंट नहीं बता सकते कि इतने मीटर की है, इतने मीटर की है कि नहीं? अगर एग्जैक्ट मेजरमेंट हो गया तो वो हो गया क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी बता दी आपने कितनी है, लेकिन आपने क्वांटिटी नहीं बता कि क्या बताई, क्वालिटी, विच वन इज लॉन्गर विच वन इज शॉर्टर, विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन आई। क्लियर है कि नहीं? सिमिलरली दो बॉडीज को हाथ में लेके वी कैन टेल which one is heavier, which one is lighter, okay? But you can't exactly measure their mass. Quantity नहीं बता सकते कितनी exact mass है इनका, ये इतने किलोग्राम का, इतने किलोग्राम का, but कंपेयर करके आप उनकी क्वालिटी बता सकते हैं, which one is heavier, which one is lighter, ठीक है ना। तो ये अपन क्या करते हैं, एक अंदाजा लगाते हैं, क्वालिटेटिव मेजरमेंट हो जाता है। तो ये तो बहुत पहले से शुरू हो गया था, पढ़ा लिखा भी नहीं था आदमी, यूनिट के बारे में कुछ नहीं जानता था, तब भी करता था। क्लियर है कि नहीं? दो बॉडीज को टच करके आप बता सकते हैं which one is hot and which one is cold, ठीक है कि नहीं? बट एग्जैक्टली टेम्परेचर नहीं बता सकते, 31 डिग्री सेल्सियस, 31 डिग्री सेल्सियस। तो जो आपने हॉट या कोल्ड बताया, दिस इज व्हाट, क्वालिटी, नॉट द क्वांटिटी। तो हम मेजरमेंट पहले भी करते थे, पहले क्वालिटेटिव मेजरमेंट चलता था विद द हेल्प ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स, ठीक है ना। तब कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हुआ करते थे, अंदाजे लगा के काम चला रहा था, और चलती का नाम गाड़ी, जब तक चलती रही जब तक चलती रही। लेकिन बाद में हमने देखा कि क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स भी कई बार रॉन्ग हो जाते थे अगर वो हमारे किसी प्रीवियस एक्सपीरियंस पे बेस्ड होते थे। समझ में आ गई नहीं? अब आपको ये कैसे भाई, एग्जांपल से समझाते हैं, एग्जांपल से समझ में आएगी बात। तो प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पे कई बार हमारे ये क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स गलत हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं बढ़िया सा एग्जांपल, और सिंपल एग्जांपल है, कोई भी घर पे करके देख सकता है। आप 3 बकेट्स ले लें, बाल्टियां, और तीनों बकेट्स में आप पानी भर लें अलग अलग टाइप का। एक बकेट में आप भर लें ठंडा पानी, कोल्ड वाटर, एक में भर लें आप गर्म पानी, हॉट वाटर, और एक बकेट में आप भर लें गुनगुना पानी, ल्यूक वार्म वाटर, ठीक है कि नहीं? गुनगुना समझते हैं ना, जो ना तो बहुत ज्यादा गर्म हो ना बहुत ठंडा, मतलब ल्यूक वार्म, ठीक है ना। तो ये 3 बकेट्स हमने ले ली, तीनों बकेट्स में पानी भरा है, एक में ठंडा पानी है, एक में गर्म पानी है, और एक में गुनगुना पानी है, ठीक है ना। एक में कोल्ड वाटर, एक में हॉट वाटर, एक में ल्यूक वार्म वाटर। अब आप क्या कीजिए, अपना एक हाथ आप डाल लीजिए कोल्ड वाटर में और एक हाथ डाल लीजिए हॉट वाटर में, ठीक है भाई? मैं कह रहा हूं हॉट वाटर मतलब इतना भी गर्म मत ले लेना कि आधी जल जाए, ठीक है ना। तो आप थोड़ी देर डाले रहने दीजिए, एक हाथ हॉट वाटर में, एक हाथ कोल्ड वाटर में, एंड देन कुछ देर डले रहने के बाद अगर ये हाथ आप बाहर निकाल के और उस बाल्टी में डालें, गुनगुने पानी वाली बाल्टी में, दोनों हाथ एक साथ डाल दें आप। पहले दोनों हाथ अलग अलग थे, प्रीवियस एक्सपीरियंस दोनों के अलग अलग थे। एक हाथ का प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या था, कोल्ड वाटर, एक का क्या था, हॉट वाटर, और अब दोनों एक साथ निकाल के साइमल्टेनियसली डाल दिए किसमें, ल्यूकवार्म वाटर में, गुनगुने पानी में। एंड व्हाट वी ऑब्जर्व, क्या देखेंगे हम, जो हाथ ठंडे पानी में डाला था ना, उसको तो वो पानी लगेगा गर्म, वो तो उस पानी के बारे में बताएगा भैया पानी गर्म है, ठीक है ना। और जो हॉट वाटर में डाला रखा था उसके लिए वो पानी जो है कैसा लगेगा, गुनगुना पानी, उसके कंपेरिजन ठंडा है, तो उसको पानी कैसा लगेगा, ठंडा। बात समझ में आ रही है? तो हॉट वाटर में जो हाथ डाला था उसको गुनगुना पानी कैसा लगा, ठंडा, और ठंडे पानी में जो हाथ डाला था उसको वही गुनगुना पानी लगा कैसा, गर्म। मतलब कुल मिला के दोनों हाथों ने हमको अलग अलग इंफॉर्मेशन दी उसी एक पानी के बारे में। एक हाथ इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो पानी गर्म है, एक हाथ इंफॉर्मेशन दे रहा है हमको कि वो पानी ठंडा है, और अब दोनों एक ही पानी के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रहे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि नहीं, ठीक है ना, कि भाई कौन सही बोल रहा है, कोई तो गलत बोल रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर ये कौन सा मेजरमेंट था, क्वालिटेटिव मेजरमेंट, वो भी रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों हाथों के प्रीवियस एक्सपीरियंसेस अलग अलग थे। तो फिर समझ में आया कि भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है ना, कोई सही तरीका निकालना पड़ेगा मेजरमेंट का, ठीक है ना। डेफिनेशन मेजरमेंट की बाद में आई, यूनिट बाद में बनी, लेकिन फिर भी हम लोग जाने अनजाने में कुछ यूनिट्स पहले ही बना चुके थे मेजरमेंट की। जैसे अगर हम लोग कोई चीज गांव में जैसे पहले चलता था बिजनेस, इतने ज्यादा वो नहीं हुआ था, तो गांव के लोग वो भाई चारपाई बनाया करते थे निवाड़ की रस्सी वाली, ठीक है ना।
आप उसको रस्सी चाहिए होती थी, लेने के लिए आता था दुकानदार ऐसे नाप के देता था, वही 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ, यहां से यहां तक का हाथ उसका मेजरमेंट था, उसकी यूनिट थी। और ना पड़ा तो 1 हाथ 2 हाथ 5 हाथ 50 हाथ जितने हाथ चाहिए आपको दे दिए उसने नाप के, ठीक है ना। उसको नहीं पता था, जाने अनजाने में वो क्या कर रहा है, मेजरमेंट कर रहा है और हाथ उसकी यूनिट बन गई, ठीक है ना। कोई ऐसा बोर्ड है, बोर्ड को नापना, भाई कितनी लाइन का कितना लंबा बोर्ड चाहिए, तो आपने नापना शुरू किया, भैया 1 बिलान 2 बिलान 3 बिलान, ये बिलान हो गई, ठीक है कि नहीं। तो उसको नहीं मालूम, जाने अनजाने में उसने यूनिट बना ली और उससे मेजरमेंट कर रहा है, कंपेयर कर रहा है फिजिकल क्वांटिटी को। तो ये सब जो है क्या होती थी, कदमों में नाप रहे हैं दूरी, भाई मेरे घर से आपके घर की दूरी कितनी है, भैया कदमों में नाप लिया बोलने, अच्छा 50 कदम, तो 50 कदम वो क्या हो गया, उसको नहीं मालूम, जाने अनजाने में उसने क्या कर दिया, मेजरमेंट कर दिया, यूनिट बना ली कदम। तो इस तरह से मेजरमेंट तो बहुत पहले से शुरू हो चुका था, यूनिट बन तो पहले भी चुकी थी, डिफाइन नहीं हुई थी। और फिर बाद में हमने देखा कि यूनिट्स भी ऐसी नहीं है कि वेल डिफाइंड हो, भाई हाथ, मेरा हाथ जो है थोड़ा छोटा है, किसी और का हाथ थोड़ा बड़ा है, किसी बच्चे का हाथ और छोटा है, तो सबके हाथ इक्वल साइज के नहीं है, तो एक वेल डिफाइंड यूनिट नहीं हुई। बिलान की बात करी, आप छोटे थे, बिलान छोटी थी, जैसे बड़े होते गए साइज बढ़ता जा रहा है हाथ का, तो आपने देखा वो भी वेल डिफाइंड नहीं है, टाइम के साथ चेंज हो रही है यूनिट आपकी। कदमों में नाप रहे हैं, छोटे थे तो कदम भी छोटे छोटे थे, तो 50 कदम नपे, वही दूरी बाद में जब आप बड़े हो गए आपने उसको 20 कदम में नाप दिया। तो कुल मिला के ये सब स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं थी। तो समझ में आया कि यूनिट बनानी पड़ेगी, लेकिन समझ में आ गया यूनिट होती क्या है, कि जब फिजिकल क्वांटिटी को हमें मेजर करना है तो मेजरमेंट करना मतलब कंपैरिजन करना। तो कंपैरिजन किससे करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन। भाई देखो मैं टीचर हूं, अब टीचर का कंपैरिजन करना है तो टीचर से ही करोगे आप, हैं, हीरो से थोड़ी करोगे, पहलवान से थोड़ी करोगे। तो जिसका मेजरमेंट करना है, जिस फिजिकल क्वांटिटी का, तो मेजरमेंट करने के लिए जो हम चुनेंगे उसके कंपैरिजन के लिए यूनिट, वो उसी के नेचर की होनी चाहिए। लेंथ मेजर कर रहे हैं तो लेंथ की कोई डेफिनेट क्वांटिटी होनी चाहिए, मास मेजर कर रहे हैं तो मास की ही कोई डेफिनेट क्वांटिटी होनी चाहिए। समझ में आ गया ना आया। तो कुल मिला के जो यूनिट है वो है क्या, हम फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए फॉर रेफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड चूज कर लेते हैं। ये स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी का ही एक कह सकते हैं कि उसी नेचर की होनी चाहिए। लेंथ का अगर यूनिट चुनना है तो लेंथ का ही कोई मैग्नीट्यूड। एक एग्जांपल लेके बताते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हम इस बोर्ड की लेंथ मेजर करने जा रहे हैं, वी हैव टू मेजर लेंथ ऑफ दिस बोर्ड। अब लेंथ मेजर करना है ना, तो लेंथ की ही कोई डेफिनेट क्वांटिटी हमको लेनी पड़ेगी मेजरमेंट करने के लिए, तो उसको यूनिट चुनना करना पड़ेगा। तो मेरे हाथ में मार्कर है, इस मार्कर को एक कुछ लेंथ तो है ही मार्कर की भी, ठीक है ना। तो इस मार्कर को मैंने क्या कर दिया, इसकी जो लेंथ है उसको मैंने फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक यूनिट चूज कर ली। और जब मैंने इसकी यूनिट कर ली है, स्टैंडर्ड चूज कर लिया, तो मैं इसको कुछ भी सूटेबल नाम दे सकता हूं। भाई मैंने चुना है, मैं कुछ भी नाम दे दूं, मेरी मर्जी, ठीक है ना, मेरा मोड़ा कुछ भी नाम दूं। ऐसे ही मैंने अगर यूनिट बनाई है तो मैं कुछ भी नाम दे सकता हूं। सपोज मैंने इसका नाम दे दिया टेसू, ठीक है ना, क्या नाम दे दिया मैंने, टेसू। तो टेसू मेरी क्या हो गई, यूनिट हो गई। किसकी यूनिट हो गई, लेंथ की। अब मैं इस बोर्ड की लेंथ मेजर करना चाहता हूं, तो फिजिकल क्वांटिटी भी मेजर्ड क्या हो गई, लेंथ ऑफ बोर्ड। लेंथ ऑफ बोर्ड हो गया हमारी फिजिकल क्वांटिटी, और उसके कंपैरिजन के लिए यूनिट चूज करी हमने, वो ये है टेसू। अब हम क्या करेंगे मेजरमेंट में, तो मेजरमेंट में एक्चुअली हम क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को उसकी यूनिट से कंपेयर करते हैं। कंपेयर बोले तो हम ये चेक करते हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी में उसकी यूनिट कितने टाइम्स इन्वॉल्व हो रही है, कितने टाइम्स इंक्लूड हो रही है। समझ में आ गया नया। तो उसके लिए हम बिल्कुल बोर्ड के एक एंड से स्टार्ट करेंगे, और इस एंड से स्टार्ट करते हुए हम आए, देखिए ध्यान से देखिए, या दिख रहा है ना, ये यहां से हमने इस एंड से मेजर करना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमने देखा कि जो बोर्ड है, जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी थी, लेंथ ऑफ बोर्ड, और उसको मेजर करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड चूज किया फॉर रेफरेंस, दैट वाज इट्स यूनिट। उसको सुटेबल नाम दे दिया टेसू। एंड देन उसके बाद हमने फिजिकल क्वांटिटी को उसकी यूनिट टेसू से कंपेयर किया, तो हमने देखा कितने टाइम्स इन्वॉल्व हुई है, 12 टाइम्स। तो 12 तो हो जाएगी हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू, और यूनिट क्या है हमारी, टेसू। तो कुल मिला के अगर हम कहें तो लेंथ ऑफ बोर्ड यानी फिजिकल क्वांटिटी थी, उसका मैग्नीट्यूड आ गया, लेंथ ऑफ बोर्ड इक्वल्स टू 12 टेसू, ठीक है कि नहीं। तो ये तरीका होता है कि फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें मेजर करना है तो उसी फिजिकल क्वांटिटी के नेचर को ध्यान में रखते हुए उसी टाइप की कोई एक डेफिनेट क्वांटिटी को उसी अपन क्या चूज कर लेते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर रेफरेंस, और उसी के आधार पर उसको हम मेजर करेंगे, उसको कोई सुटेबल नेम देंगे, वो कहलाएगी यूनिट। ये तो बात हो गई कि क्या होती है यूनिट, है ना। अब मैं डिफाइन करूंगा तो डिफाइन कैसे करूंगा, ऐसे थोड़ी करूंगा, है ना। डिफाइन करने के लिए सुटेबल तरीका, एक डेफिनेशन होनी चाहिए। तो कैसे डिफाइन करेंगे यूनिट को, तो भाई नोट भी कर लेना आप लोग, व्हाट इज यूनिट, क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज यूनिट। यूनिट क्या है, द रेफरेंस स्टैंडर्ड। क्या है,
द रेफरेंस स्टैंडर्ड। रेफरेंस कर रहे हैं अपन, रेफरेंस के स्टैंडर्ड माना अपन ने, उसके रेफरेंस में अपन मेजरमेंट कर रहे हैं। तो द रेफरेंस स्टैंडर्ड चूजन, ये चूज किया हमने अपने आप, द रेफरेंस स्टैंडर्ड चूजन फॉर मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। क्या? द रेफरेंस, डिफरेंस नहीं है, रेफरेंस, ठीक है ना। द रेफरेंस मेजरमेंट, द रेफरेंस स्टैंडर्ड चूजन फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, the reference standard chosen for the measurement of a physical quantity is called its unit। समझ में आ गया आया? जैसे कि लेंथ की कई यूनिट्स हैं, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, ठीक है ना। मास की कई यूनिट्स है, ग्राम, किलोग्राम, ठीक है ना। तो ये यूनिट्स होती हैं, यानी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर करना है तो उसी फिजिकल क्वांटिटी के डेफिनेट मैग्नीट्यूड को हम क्या मान लेते हैं? स्टैंडर्ड मान लेते हैं। और उसी स्टैंडर्ड के रेफरेंस में उसे कंपेयर करके हम क्या देखते हैं कि वो यूनिट जो है वो फिजिकल क्वांटिटी में कितने टाइम्स इंक्लूड हुई है, यानी कंपैरिजन करेंगे हम, और कंपैरिजन करके एक नंबर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आया था 12, ठीक है ना। तो ये नंबर आ जाता है, जैसे 12 आ गया, इसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू। इज दैट क्लियर? तो न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर हम एम से रिप्रेजेंट करें और यूनिट को हम रिप्रेजेंट करें यू से, तो फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरी उसकी यूनिट। पहले हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं, 12 लिखा था n, पीछे उसकी यूनिट लिखते हैं, और q इक्वल टू एन यू, एन और यू दोनों मिलकर बनता है फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी q इक्वल टू क्या है? एन यू। एन रिप्रेजेंट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, यू रिप्रेजेंट्स यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो अगला क्वेश्चन अब ये उठता है कि व्हाट इज न्यूमेरिकल वैल्यू? न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? तो न्यूमेरिकल वैल्यू कुल मिला के हमने देखा, किसी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू एक्चुअली देखा जाए तो एक नंबर होता है। वो नंबर जो ये बताता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी में उसकी यूनिट कितने टाइम्स इंक्लूड हुई है, कितने टाइम्स इन्वॉल्व हुई है। यानी अगर डिफाइन करें न्यूमेरिकल वैल्यू को तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अब ये डेफिनेशन आ रही है न्यूमेरिकल वैल्यू की, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे? द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, the numerical value of a physical quantity is the number। क्या होता है? एक नंबर होता है। तो numerical value of a physical quantity is the number which tells us, जो हमें बताता है, which tells us how many times the unit is involved in the physical quantity। हमारी फिजिकल क्वांटिटी में हमारी यूनिट कितने टाइम्स इन्वॉल्व हुई है, ये बताने वाला नंबर जो है वो कहलाता है न्यूमेरिकल वैल्यू। वंस अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूं डेफिनेशन फिर से। What is numerical value of a physical quantity? So the numerical value of a physical quantity is the number which represents, which tells us how many times the unit is involved in the physical quantity। क्लियर है कि नहीं? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी रॉड की लेंथ है और हमने बताया कि रॉड की लेंथ है 5 मीटर, तो हमने यहां पर जो लिखा है 5 वो तो है न्यूमेरिकल वैल्यू, और m जो है वो क्या है? मीटर के लिए लिखा है हमने सिंबल, तो 5 मीटर। समझ में आया कि नहीं? तो अगर किसी रॉड की लेंथ 5 मीटर है, इसका मतलब है कि मीटर तो उसकी क्या है? यूनिट है लेंथ की, और 5 जो है वो क्या है? उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर हम कह रहे हैं किसी बॉडी का मास 25 किलोग्राम है, तो व्हाट डज इट मीन? कि किलोग्राम तो क्या है? मास की यूनिट है, एंड 25 जो है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को अगर रिप्रेजेंट करना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी Q, इसके लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। क्या क्या? एक न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरी यूनिट। आगे न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं, पीछे यूनिट लिखते हैं, तो Q इक्वल्स टू एन यू। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखो बच्चों, अभी हमने जो पढ़ा फॉर्मूला वो ये पढ़ा, Q इक्वल्स टू एन यू, जहां Q रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को, N रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू को, और U रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट को। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। ये दो चीजें कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरी होती है उसकी यूनिट। क्लियर है कि नहीं? अब आप देखिए, ये तो आप जानते हैं कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कई कई यूनिट्स होती हैं। जैसे लेंथ की बात करो तो लेंथ की भी कई यूनिट्स हैं। लेंथ की यूनिट आपको बताऊं, मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, ठीक है ना। तो इतनी सारी यूनिट्स हैं। तो अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड थोड़ी चेंज होता है, मैग्नीट्यूड तो फिजिकल क्वांटिटी का वही रहता है, लेकिन अलग अलग यूनिट में मेजर करें तो वैल्यू अलग अलग आती है, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम एक लेंथ मेजर कर रहे हैं और हमने मेजर करी वो लेंथ मीटर्स में, पहले यूनिट हमारी क्या थी? मीटर थी।
जब लेंथ मीटर थी हमारी तो उस रॉड की लेंथ आई थी कितनी 5 मीटर। क्लियर है कि नहीं? यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या थी 5, यूनिट क्या थी मीटर्स। फिर हमारा मन किया कि फिजिकल क्वांटिटी तो वही है उसी क्वांटिटी को, लेकिन अब हमने मेजर करने के लिए यूनिट बदल ली। हमने कहा इसको दूसरी यूनिट में मेजर करेंगे। तो मीटर से छोटी एक यूनिट होती है सेंटीमीटर। हम चले गए सेंटीमीटर में और हमने अब उसी रॉड की लेंथ को मेजर किया सेंटीमीटर में। तो ऐसा थोड़ी है जिस रॉड की लेंथ का मेजर कर उसने देखा पहला यूनिट बड़ी थी तो मैं बड़ी हो जाऊं, यूनिट छोटी हो गई तो मैं छोटी हो जाऊं। फिजिकल क्वांटिटी तो वही रहेगी, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। लेकिन जब आपने उसको मेजर किया सेंटीमीटर में, आपने यूनिट कर दी छोटी, तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। तो बेशक हमने देखा कि न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो गई, यूनिट भी चेंज हो गई, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हुई, यूनिट बड़ी हो गई, लेकिन जो मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो था जितना 5 मीटर उतना ही 500 सेंटीमीटर, यानी लेंथ ऑफ रॉड यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वो रहेगी सेम व्हाटएवर मे बी द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यानी अगर आप फिजिकल क्वांटिटी यूनिट चेंज कर देंगे तो भी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। क्या चेंज हो जाएगी? न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी। और कैसे चेंज हो जाएगी? यूनिट आपने की छोटी, मीटर से छोटी है सेंटीमीटर, तो यूनिट बड़ी हो गई, 5 से 500 हो गई। और छोटी यूनिट पे जाए, मान लो मिलीमीटर पे, तो मिलीमीटर सेंटीमीटर से भी छोटी यूनिट है, तो उसका मैग्नीट्यूड थोड़ी चेंज होगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी। 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं 10 मिलीमीटर, तो 10 टाइम्स और हो जाएगा, नहीं 5000 हो जाएगा। बट याद रखना फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है क्यों वो सेम रहेगा, यानी कि चाहे 5 मीटर कह लें या 500 सेंटीमीटर कह लें, 5000 मिलीमीटर कह लें, बातें की है। समझ में आया कि नहीं? तो इसमें हमने कुल मिला के देखा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स द सेम व्हाटएवर मे बी द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यानी फिजिकल क्वांटिटी यूनिट कुछ भी बनी रहे, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो वही रहेगा। तो अगर हम यूनिट चेंज करेंगे तो क्या चेंज हो जाएगा? चेंज होगी क्या? उसकी यूनिट चेंज होगी, तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी। और कैसे चेंज होगी? कि जैसे जैसे यूनिट छोटी होती जा रही है न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होती जा रही है। यानी हम इस चीज को कहेंगे n प्रोपोर्शनल टू 1/u, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आया कि नहीं? ये समझते हैं कि नहीं? कोई फिजिकल क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के बढ़ने से बढ़ रही है, घटने से घट रही है, तो हम कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर रिलेशन उल्टा है कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर ऐसे डिपेंड कर रही है कि एक बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, एक घट रही है दूसरी बढ़ रही है, तो इसको हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। साइन यही रहता है प्रोपोर्शनल का, डायरेक्टली और डायरेक्ट लिख देंगे, इनवर्सली तो 1/, करके लिख देंगे। तो यहां पे हमने देखा कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में रिलेशन क्या है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूनिट, यानी कि यूनिट का साइज जितना छोटा होता जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी बड़ी होती जाएगी, एंड वाइस वर्सा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसके बाद हम आते हैं यूनिट्स पे। तो अभी तो आपको इतना बताया कि मेजरमेंट होता क्या है। तो व्हाट इज मेजरमेंट? द कंपैरिजन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स यूनिट इज कॉल्ड इट्स मेजरमेंट। यूनिट क्या होती है? द रेफरेंस स्टैंडर्ड चूजन फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड इट्स यूनिट। फिर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। कौन सी दो चीजें? एक उसकी यूनिट, दूसरी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो व्हाट इज न्यूमेरिकल वैल्यू? The numerical value of a physical quantity is the number which tells us how many times the unit of physical quantity is involved in it. समझ में आ गया ना आया? और अब हम चर्चा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं कि भाई अगर हमने पहले तो अपने अपने हिसाब से लोगों ने यूनिट बना ली। पहले दुनिया बड़ी छोटी हुआ करती थी लोगों की, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के इतने साधन नहीं थे। कई लोगों की पूरी जिंदगी एक गांव के अंदर ही गुजर गई, गांव के बाहर भी कोई दुनिया उन्हें पता ही नहीं है। ठीक है ना? अब धीरे धीरे जब ट्रांसपोर्टेशन हुआ, एक जगह से दूसरी जगह लोग जाने लगे। अभी एक गांव से दूसरे गांव, उसके बाद फिर गांव से शहर, फिर एक शहर से दूसरे शहर, फिर एक देश से दूसरे देश। ठीक है ना? तो फिर हुआ क्या कि अब जब हमारे यहाँ अपने अपने हिसाब से यूनिट बन गई, हमने कोई यूनिट बना ली, टेसू बना ली हमने, पता चला किसी और ने कुछ और बना ली अपनी डेल्टा। और देन उसके बाद जब वहां गए हम और हमारी यूनिट उनको समझ में नहीं आ रही, उनकी यूनिट हमारी समझ में नहीं आ रही, तो फिर बिजनेस कैसे होगा? तो ऐसी कंडीशन में जरूरत थी कॉमन यूनिट्स की, कि जो हमारी यूनिट हो वही आपकी यूनिट हो तो समझ में आ जाए। ठीक है ना? कंपैरिजन भी हो जाए इजीली। तो इसके लिए फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक जरूरत पड़ी। धीरे धीरे कुछ आपको हिस्ट्री में पढ़ा होगा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले किन दो कंट्रीज में हुआ था? किन दो कंट्रीज सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था? थोड़ा हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है।
दो कंट्रीज जिनमें सबसे पहले हुआ था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिन्होंने ही ज्यादातर दूसरे देशों में जाके उपनिवेश बनाए अपने, तो एक तो था सबसे पहले क्या, ब्रिटेन, इसीलिए इसको द ग्रेट लग जाता है नाम के आगे, और किसी कंट्री के आगे द नहीं, ग्रेट नहीं लगता, लेकिन ब्रिटेन के लिए अपन कहते हैं द ग्रेट ब्रिटेन। बोले भाई क्यों? क्योंकि दुनिया के नक्शे में आप देखें जाकर ब्रिटेन छोटा सा है, ठीक है ना, लेकिन उसने पूरी दुनिया पर राज किया। एक समय था कहते थे कि इनके राज में सूर्य कभी अस्त नहीं होता, सन नेवर सेट्स, ठीक है ना, इन ब्रिटिश रूल, क्योंकि जहां जहां राइज हो रहा है वहां भी ब्रिटिश का रूल है, और जहां सेट हो रहा है वहां भी। तो ब्रिटेन पहली कंट्री हो गई, और दूसरी कंट्री थी फ्रांस। ब्रिटेन एंड फ्रांस ये दो कंट्रीज थी जिनमें सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था। यही दो कंट्रीज थी जिनका सबसे ज्यादा योगदान है मेजरमेंट के क्षेत्र में। तो इन लोगों ने जब दूसरे देशों में गए, वहां अलग अलग उल्टी सीधी यूनिट चल रही थी, तो इन लोगों ने कहा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। तो इन लोगों ने यूनिट्स के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करी, और उनने कहा कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन पे जो यूनिट खरी उतरेगी वही यूनिट मान्य होगी, बाकी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड हुई यूनिट की। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड हुई, तब उन पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड हुई यूनिट के लिए, स्टैंडर्ड यूनिट के लिए? पहली कैरेक्टरिस्टिक ये थी, इट शुड बी वेल डिफाइंड। इट शुड बी वेल डिफाइंड, ये पहली कैरेक्टरिस्टिक थी, इट शुड बी वेल डिफाइंड। ये नहीं कुछ भी मन से बना लो अपनी उल्टी सीधी, ठीक है ना, वेल डिफाइंड होनी चाहिए यूनिट आपकी। दूसरा, इट शुड नॉट चेंज विद टाइम। इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, ठीक है ना। जैसे हमारी कुछ यूनिट्स थी, हमने बताया बिलांत, भाई जब छोटे थे तो बिलांत छोटी सी थी, फिर धीरे धीरे बड़े होते गए बिलांत भी बड़ी होती गई, तो यूनिट का टाइम साइज के साथ क्या हो रहा है, यूनिट का साइज टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो जो टाइम के साथ चेंज होने वाली यूनिट्स थी, कदम अपने नाप पे, भाई छोटे थे कदम भी छोटे छोटे थे, बड़े हो गए तो कदम भी बड़े हो गए, तो साइज चेंज हो रहा है। इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, यूनिट ऐसी होनी चाहिए टाइम के साथ चेंज ना, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे आपने देखा दो कैरेक्टरिस्टिक समझ में आई, इट शुड बी वेल डिफाइंड, दूसरा इट शुड नॉट चेंज विद टाइम। तीसरी यूनिट की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज। या सुटेबल साइज से मतलब यह है कि नाइदर टू शॉर्ट नॉट टू लॉन्ग इन कंपेरिजन विद द फिजिकल क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। यानी जिस फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर करने जा रहे हैं उसकी कंपैरिजन में हम जो यूनिट चुन रहे हैं वो ना तो बहुत ज्यादा बड़ी हो उससे, उसका फिजिकल क्वांटिटी कंपैरिजन में, और ना बहुत छोटी हो। समझ में आया कि नहीं। तो कुल मिला के इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहां से अपनी कोचिंग के गेट तक का डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं, इसके लिए हम सेंटीमीटर को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां से लेके मैं अपने एक शहर से दूसरे शहर की दूरी अगर नापता हूं, मैं यहां से नापता हूं कहां तक, अगर मैं जैसे मैंने बोर्ड की जब नापी थी लेंथ, बोर्ड की लेंथ नापने के लिए मैंने यूनिट क्या चूज करी थी, मार्कर की लेंथ, यानी टेसू नाम दे दिया था उसको मैंने, ठीक है ना। तो ये जो लेंथ के लिए यूनिट चुनी, तो बोर्ड की लेंथ बहुत ज्यादा नहीं है, उसके कंपैरिजन में हमारे मार्कर का साइज बहुत छोटा नहीं है, तो ठीक है। लेकिन अब मान लो मुझे डिस्टेंस मेजर करना है यहां से लेके मुंबई तक का, है ना, और यूनिट चुन लेता हूं मैं ये, तो अब क्या होगा, इससे लगा रहा तो पता चला नापते नापते निपट लिया, मैं मुंबई तक पहुंच भी नहीं पाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूनिट जो हमने चूज करी इसका साइज बहुत छोटा हो गया, किसके कंपैरिजन में, जो फिजिकल क्वांटिटी हम मेजर करने चाह रहे हैं, डिस्टेंस किसका, यहां से मुंबई तक का। क्लियर है कि नहीं। तो फिर वहां पे हम डिस्टेंस क्या चूज करेंगे, यूनिट क्या चूज करेंगे, किलोमीटर्स, ठीक है कि नहीं। लेकिन अगर हम यहां से डिस्टेंस मेजर करना चाह रहे हैं किसका, मार्स का, अब बोले यहां से मार्स तक का डिस्टेंस किलोमीटर में मेजर करेंगे, करेंगे क्या, नहीं, वैसे किलोमीटर खूब बड़ा था, मुंबई और ग्वालियर के लिए ठीक था, लेकिन जब हम जा रहे हैं कहां, यहां से मार्स तक का डिस्टेंस मेजर करने, तो किलोमीटर भी बहुत छोटा पड़ जाएगा। तो ऐसे में हम बड़ी यूनिट्स यूज करेंगे, लाइक लाइट ईयर, पारसेक, ठीक है कि नहीं। तो अब लाइट ईयर बहुत बड़ी यूनिट होती है, ठीक है ना, नाम से समझ में आ रहा है, लाइट ईयर मतलब एक ईयर में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड लाइट ईयर। अब लाइट ईयर को अगर हम यूज करें काहे के लिए, मेजर करना डिस्टेंस बिटवीन अवर टू आईज, दोनों आंखों के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, तो डिस्टेंस तो इतना सा है, और यूनिट हमने चूज कर ली क्या, लाइट ईयर, तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो साइज सुटेबल नहीं हुआ ना, तो इसलिए ये कंपैरेटिव ध्यान, इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज,
मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी आपको मेजर करनी है उसकी कंपैरिजन में आपकी यूनिट का साइज ना तो बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम। क्लियर है कि नहीं? देन फोर्थ प्रॉपर्टी है इट शुड बी इजिली कंपेरेबल। It should be easily comparable with other similar units. It should be easily comparable with other similar units. इस बात का मतलब यह है कि एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जितनी भी यूनिट्स हैं, ठीक है ना, सिमिलर यूनिट्स मतलब एक ही फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है ना, मिलीमीटर, ये सारी की सारी यूनिट्स एक ही फिजिकल क्वांटिटी की हैं, किसकी? लेंथ की, तो सिमिलर यूनिट्स हो गई और इजीली कंपेरेबल भी हैं। आप देख लीजिए 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ये सारी इजीली कंपेरेबल है आपस में, तो ऐसी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो एक प्रॉपर्टी है, तो कई यूनिट्स इस हिसाब से फेल हो गई कि वो इजीली कंपेरेबल नहीं थी इन यूनिट से। क्लियर है कि नहीं? एंड फिर इस सब के बाद एक और प्रॉपर्टी ये है कि इट शुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल। ये यूनिट्स सभी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। इट शुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल, जो कि सबसे मुश्किल काम होता है, ठीक है ना। अगर मेरे में पावर नहीं है तो मैं कितनी भी कोशिश करूं, मेरी चीज कितनी भी अच्छी क्यों ना, भैया ये सब लोग ले लो, लेने को तैयार नहीं होंगे भाई, चुप रहे, बढ़िया शांति से, ठीक है ना। यानी ये तो कहावत हर जगह लागू होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो उस टाइम पे लाठी किसके हाथ में थी? लाठी थी इनके हाथ में, ब्रिटेन एंड फ्रांस के हाथ में। तो ज्यादातर जगह इन्हीं की यूनिट्स बनी, इन्हीं की बातें बनी। तो फिर अब आते हैं हम किस पर? सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स पे। तो अब सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। अगला टॉपिक है हमारा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स। तो देखिए सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स में अगर आते हैं हम तो 1 बाय 1 चलते हैं। सबसे पहला जो सिस्टम बना वो बना सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम ये बना कहां? फ्रांस में। इट इज अ फ्रेंच सिस्टम। आपको बता दें सीजीएस सिस्टम कैसा सिस्टम है? एक फ्रेंच सिस्टम है। तीन ही फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उस टाइम पे। एक ही ब्रांच थी फिजिक्स में, मैकेनिक्स, उसमें तीन ही फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, लेंथ, मास और टाइम। तो इन्हीं के लिए यूनिट चुननी थी, तो यूनिट चुनी गई। लेंथ के लिए चुनी गई सेंटीमीटर, तो सी फॉर सेंटीमीटर था यहां पे, जी फॉर ग्राम था यहां पे, एंड एस फॉर सेकेंड था यहां पे। यानी इस सिस्टम का पूरा जो नाम था वो था सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, ठीक है ना। तो पूरा नाम इस सिस्टम का, सीजीएस सिस्टम का क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। इट इज अ फ्रेंच सिस्टम जिसमें लेंथ की यूनिट थी सेंटीमीटर, मास की यूनिट थी ग्राम और टाइम की यूनिट थी सेकेंड। क्लियर है कि नहीं? ये यूनिट छोटी छोटी थी, सेंटीमीटर भी छोटी यूनिट, ग्राम भी छोटी यूनिट, सेकेंड भी छोटी यूनिट। तो फिर जरूरत थी एक ऐसे सिस्टम की कि अगर जैसे बड़ी बड़ी क्वांटिटीज हैं, मान लो मास ज्यादा है तो ग्राम में मेजर करने में दिक्कत आएगी, तो हम चाहते हैं कि बड़ी यूनिट मिल जाए, ठीक है ना। और इसी तरह से आपका लेंथ की, सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, बड़ी यूनिट मेजर करना, बड़ी लेंथ मेजर करना, सेंटीमीटर छोटा पड़ रहा था। तो जरूरत थी एक और सिस्टम की, और कंपटीशन चल ही रहा था किसमें? ब्रिटेन और फ्रांस में। अगर फ्रांस ने एक सिस्टम दे दिया, ब्रिटेन कहां पीछे रह जाता? साख की बात थी भाई। तो उसने भी एक सिस्टम दिया इनके कंपटीशन में, दैट वाज एफपीएस सिस्टम। तो एफपीएस सिस्टम जो है ये ब्रिटिश सिस्टम था। तीन ही फिजिकल क्वांटिटीज थी उस टाइम पे मैकेनिक्स में, लेंथ, मास और टाइम। तो इनने भी उन्हीं तीन के लिए यूनिट्स दी। तो लेंथ के लिए उन्होंने जो यूनिट चुनी वो चुनी फुट, मास के लिए यूनिट चुनी पाउंड, लेकिन टाइम के लिए इन्होंने भी यूनिट चुनी सेकेंड। तो पूरा नाम जो है इस सिस्टम का, एफपीएस सिस्टम का, वो है फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, जिसमें यूनिट ऑफ लेंथ है फुट, यूनिट ऑफ मास है पाउंड, यूनिट ऑफ टाइम है सेकेंड। तो फुट पाउंड सेकेंड, दिस इज ब्रिटिश सिस्टम। और ये यूनिट्स बड़ी बड़ी हैं। फुट एक बड़ी यूनिट है लेंथ की, मास के लिए पाउंड भी ग्राम से काफी बड़ा है। तो कुल मिला के फिर अब भाई सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, दो सिस्टम बन गए। सीजीएस सिस्टम बड़ी यूनिट क्वांटिटीज को मेजर करने में थोड़ा दिक्कत आ रही थी, एफपीएस से छोटी क्वांटिटीज को मेजर करने में दिक्कत आ रही थी। तो दोनों चल पड़े,
छोटी क्वांटिटीज को अपन सीजीएस में, बड़ी क्वांटिटीज को एफपीएस में नाप रहे थे। लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये आ रही थी कि जो मैंने कहा था ना, ये फोर्थ प्रॉपर्टी की, इट शुड बी इजीली कंपेरेबल विद अदर सिमिलर यूनिट्स। इजीली वर्ड भी है, मतलब कंपेरेबल तो ये भी हो जाती, बट इजीली कंपेरेबल नहीं थी। यानी सेंटीमीटर और फुट का कंपैरिजन इजीली नहीं हो रहा था, पाउंड और ग्राम का कोई इजी रिलेशन नहीं बन रहा था। तो इजीली कंपेरेबल होने के लिए जरूरत क्या थी? या तो फ्रांस वाले सीजीएस सिस्टम का कोई बड़ा रूप दे देते, ठीक है ना, जो बड़ी यूनिट्स के मेजर करने काम आता, और सीजीएस के साथ उनका बढ़िया सुटेबल अच्छा इजीली कंपैरिजन हो जाता। या फिर ब्रिटिश सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, ब्रिटिश वाले क्या करते, एक छोटा रूप दे देते किसका, एफपीएस का, जिसमें कि एफपीएस की छोटी यूनिट्स इजीली कंपेरेबल हो जाती। और इस बारे में बाजी मारी अगेन किसने, फ्रांस ने, और इन्होंने दे दिया एमकेएस सिस्टम। तो अगला जो सिस्टम आया वो आया एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम ये फ्रेंच सिस्टम था, और इस सिस्टम में यूनिट ऑफ, भाई मैकेनिक्स की तब भी एक ही ब्रांच थी मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स में केवल 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज हुआ करती थी, लेंथ, मास एंड टाइम। तो लेंथ के लिए उन्होंने चुनी यूनिट क्या, मीटर, किलोग्राम, मास के लिए चुनी उन्होंने किलोग्राम, और टाइम के लिए तो सभी सिस्टम में एक ही यूनिट है क्या, सेकेंड। तो इस सिस्टम का पूरा नाम जो है एमकेएस का वो क्या है, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम है, एक फ्रेंच सिस्टम, और ये क्या है, सीजीएस सिस्टम का बड़ा रूप है। इट इज लार्जर फॉर्म ऑफ सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम की यूनिट थी सेंटीमीटर और एमकेएस सिस्टम की मीटर। तो सेंटीमीटर मीटर इजीली कंपेयर थे, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इससे इजी क्या कंपेरिजन होगा, ठीक है कि नहीं। ग्राम और किलोग्राम इजीली कंपेरेबल थे, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, और सेकंड तो कॉमन था ही। तो इस तरह से फिर क्या हुआ कि छोटी क्वांटिटीज मेजर की जाने लगी सीजीएस में, बड़ी क्वांटिटीज मेजर करने जाने लगी एमकेएस में, और एफपीएस सिस्टम का इंपॉर्टेंस कम होता चला गया, अल्टीमेट खत्म ही हो गया एक तरह से देखा जाए तो। अब ज्यादातर ये दो सिस्टम चलते थे, सीजीएस एंड एमकेएस सिस्टम। लेकिन इन दोनों ही सिस्टम्स में केवल 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, लेंथ, मास और टाइम, क्योंकि ये तभी बने थे जब फिजिक्स में केवल एक ही ब्रांच थी, दैट वाज मैकेनिक्स, और उसमें 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज होती थी, लेंथ, मास एंड टाइम। लेकिन जब टाइम के साथ फिजिक्स एडवांस होती गई, नई नई फिजिकल क्वांटिटीज बढ़ती गई, तो फिर फंडामेंटल क्वांटिटी भी 3 से बढ़ के कितनी हो गई, 7, ठीक है ना। और जब फंडामेंटल ही 7 हो गई तो डिराइव्ड भी खूब बढ़ गई। और एक बात आपको बताएं कि जब पप्पू एग्जाम देता है तो 2 पॉसिबिलिटीज तो होती है, या तो पप्पू पास हो जाता है या पप्पू फेल हो जाता है। पर कभी कभी एक और संभावना डेवलप हो जाती है, क्या, पास ना हुआ, फेल ना हुआ, बीच में लटक गया, बोलते हैं सप्लीमेंट्री, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में मैंने आपको बताया, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। लेकिन यहाँ आपको बता रहे हैं अब एक और सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसमें कि 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी इंक्लूड की गई है। समझ में आगे नहीं आया? और वो सिस्टम था एसआई सिस्टम, हमारा फोर्थ एंड लास्ट सिस्टम, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम एक्चुअली ना तो फ्रेंच सिस्टम है ना ब्रिटिश सिस्टम है, इट इज एन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्योंकि ये तब बना, एक तो तब तक फिजिक्स में सारी ब्रांचेस बन चुकी थी, ठीक है ना, और अब केवल 2 ही देश ऐसे नहीं थे, फ्रांस और ब्रिटेन, जिनमें मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो तब सारी दुनिया जाग चुकी थी। तो अब जो है इस सिस्टम में योगदान सभी देशों का था। तो फ्रांस में पेरिस के पास एक जगह है सेवरस, जहां पे है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट। वहां पर सारे दुनिया भर के साइंटिस्ट की एक मीटिंग हुई और उसमें एक नए सिस्टम पर विचार किया जाना था, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जिसमें पूरी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हों। तो अब जरूरत थी एक नए सिस्टम की, और इसमें पूरी दुनिया की भागीदारी थी, इसलिए इसको अपन ने ना तो फ्रेंच सिस्टम का ना ब्रिटिश सिस्टम का, दबदबा जरूर फ्रांस का रहा, लेकिन फिर भी जो सिस्टम है इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। इसके अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, अपनी फंडामेंटल क्वांटिटीज वही 7 जिनका भी अपन ने नाम किया था, जिक्र किया था। कौन कौन सी थी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज दोनों एंगल हैं हमारे, एक हम जो नॉर्मली अभी तक ड्रॉ करते आए थे प्लेन एंगल, और एक होता है सॉलिड एंगल जो कोई सरफेस किसी पॉइंट पर सबटेंड करता है। समझ में आ गया नहीं आया? तो 2 एंगल हैं, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, बोथ आर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। समझ में आ गया नहीं आया? तो 7 फंडामेंटल एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को इंक्लूड करने वाले इस इंटरनेशनल सिस्टम को हम बोलते हैं एसआई सिस्टम। तो स्टूडेंट्स,
अब हम आपको बताने जा रहे हैं एसआई सिस्टम के बारे में। तो एसआई सिस्टम एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जिसमें 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को इंक्लूड किया गया है। इन फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स चुनी गई, सिंबल्स चुने गए, क्या हैं वो इस चार्ट में अब हम बनाने जा रहे हैं। तो क्वांटिटीज 2 तरह की थी, फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो एसआई सिस्टम में इंक्लूड की गई हमारी। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के पहले हम नाम लिख रहे हैं, कौन कौन सी थी? तो ये लेंथ, दूसरी मास, तीसरी टाइम, चौथी टेम्परेचर। नाम याद हो गए होंगे अब आप सब लोग को, जहां तक मेरा ख्याल है। टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो कुल मिला के ये 7 तो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, और अब आती हैं इनकी यूनिट्स पे। तो लेंथ, मास एंड टाइम की यूनिट्स ऑलरेडी हम तीनों सिस्टम्स में दे चुके थे, सीजीएस में भी, एमकेएस में भी, एफपीएस में भी। तो फिर डिसाइड किया गया कि इनकी यूनिट्स अलग से क्या को दिमाग पच्ची करें। तो जो सबसे बढ़िया जो सिस्टम था हमारा लास्ट में, एमकेएस सिस्टम, उसी की जो लेंथ, मास और टाइम की यूनिट थी, उन्हीं को हमने एसआई सिस्टम में सबकी सहमति से इंक्लूड कर लिया। यानी लेंथ के लिए यूनिट वही चुनी गई, क्या? मीटर, और सिंबल चुना गया एम। मास के लिए यूनिट वही चुनी गई, जैसे एमकेएस सिस्टम में थी, क्या? किलोग्राम, सिंबल चुना गया केजी। टाइम के लिए यूनिट वही चुनी गई, सेकेंड, और सिंबल चुना गया एस। तो कुल मिला के एमकेएस सिस्टम का ही एक तरह से हम कह सकते हैं इंप्रूव्ड फॉर्म है एसआई सिस्टम, क्योंकि एमकेएस सिस्टम की 3 यूनिट्स इसमें भी इंक्लूड की गई। देन फिर अब बाकी यूनिट्स पे विचार होना। तो टेम्परेचर के लिए केल्विन के नाम पे विचार हुआ, और सब लोगों ने एक साथ सहमति दे दी, बिकॉज केल्विन ने बड़ा योगदान दिया था टेम्परेचर के क्षेत्र में। उन्होंने एक एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर बनाई थी। फिर इनके लिए सिंबल चुना गया के। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर के नाम पे सबने सहमति जताई। तो एम्पियर भी साइंटिस्ट थे, इनके नाम पे इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है, और सिंबल है ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए यूनिट है कैंडला, बड़ा सुंदर सा नाम है कैंडला, ठीक है ना। और इसकी यूनिट का सिंबल है सीडी, कैंडला का, ठीक है ना। बाकी तो ज्यादातर याद रहती है, कई बार इसमें कंफ्यूजन रहता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट कैंडला याद रखने के लिए एक तरीका बता देता हूं मैं आपको बढ़िया। क्या कि ये तो बताया था कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी यूनिट किसकी है? लाइट के लिए यूज होती है, लाइट की ब्रांच में, ठीक है ना। अब लाइट के लिए आज तो हमारे पास बहुत सी चीजें मौजूद हैं, एलईडी है, सीएफएल है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है। उस जमाने में तो क्या होता था भाई, कैंडल से काम चलता था। वो लाइट जलानी होती थी, कैंडला, कैंडला, ठीक है कि नहीं। तो कैंडला बन गई। तो यूनिट आप ऐसे याद रख सकते हैं, कैंडला, ठीक है ना। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या हो गई? कैंडला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल, MOLE, और सिंबल में अपन MOL लिख देते हैं, ओनली ये हटा देते हैं। तो कुल मिला के एसआई सिस्टम के अंदर ये हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन कौन सी हैं? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यूनिट्स याद रखना, लेंथ की क्या है? मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, एमकेएस वाली रिपीट कर दी अपन ने। बाकी टेम्परेचर की केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडला, मैंने याद करने का तरीका बता दिया, कैंडला, ठीक है ना। कैंडला लाइट के लिए होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला, सिंबल सीडी, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, सिंबल MOL। क्लियर है कि नहीं? अब हम आते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज पे। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज मैंने आपको बताया दोनों एंगल होती हैं, एक प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल तो आप देखते ही हैं, बनाते आए हैं काफी समय से, बचपन से जो बना रहे हैं एंगल कागज पर, प्लेन एंगल होता है। और सॉलिड एंगल किसको बोलते हैं? जैसे ये कोई सरफेस है, इसकी बाउंड्री बाहर किसी पॉइंट पर कुछ एंगल सबटेंड कर रही है, तो वो जो एंगल सबटेंड कर रही है वो एंगल कहलाता है क्या? सॉलिड एंगल। समझ में आ गया? तो यहां पर प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ये दो आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हो गई। और प्लेन एंगल के लिए यूनिट अपन जानते ही हैं, एसआई सिस्टम में होती है रेडियन, ठीक है ना। क्या होती है? रेडियन, सिंबल RAD। और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन, सिंबल SR। समझ में आया कि नहीं? तो ये सिस्टम है एसआई सिस्टम। तो ये अपन ने चर्चा की आज सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट्स पे। तो 4 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट होते हैं, कौन कौन से? सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम एंड एसआई सिस्टम, ठीक है ना। एसआई सिस्टम को हम एक तरह से इंप्रूव्ड फॉर्म कह सकते हैं, किसका? एमकेएस सिस्टम का।
तो कई बार आपने देखा होगा MKS और SI सिस्टम लिख दिया जाता है कि MKS सिस्टम का ही इंप्रूव्ड फॉर्म है SI सिस्टम। क्लियर है कि नहीं? तो आज हमने आगाज किया 11th की फिजिक्स का। सबसे पहले हमने मेजरमेंट चैप्टर से स्टार्टिंग की है और आपको बताया क्या होता है मेजरमेंट, क्या होती है यूनिट्स। आज अपन ने मेनली डिस्कशन किया किसके ऊपर, यूनिट्स के ऊपर, फिजिकल क्वांटिटीज की, और दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। ठीक है ना? उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और अब आपको इंतजार होना चाहिए अगले लेक्चर का। प्लीज अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के आपके लेक्चर्स आपको मिलते रहें तो आप मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और जो वीडियो लिंक्स हैं उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद।